अगर आप डेली करंट अफेयर न्यूज़ पढ़ रही हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को फॉलो करते हैं, सो आई एम श्योर यू मस्ट हैव केम अक्रॉस द वर्ड क्यूरेटिव पिटीशन, बी इट इन द निर्भया केस और द वोडाफोन आइडिया केस or the recent judgment of the Supreme Court in the case of Bhopal gas tragedy. So hi everyone, my name is Neha and welcome to the YouTube channel of Inspiring IAS. In today's video, we will be discussing all about curative petition. What is curative petition? How the concept of curative petition originated and what are the constitutional provisions regarding the curative petition. As we know, Supreme Court is the final court to decide all the dispute related to law. उसी तरह क्यूरेटिव पिटीशन एक फाइनल रिजल्ट है जहां कोई अग्री पर्सन जब उसका रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाता है उसके बाद वो क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकता है टू सीक द जस्टिस. नाउ अंडरस्टैंड हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटीशन इज ओरिजिनेटेड. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटीशन हैज ओरिजिनेटेड इन द केस ऑफ रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा. ये एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट केस था जहाँ पे वाइफ ने डाइवोर्स से अपना म्यूचुअल कंसेंट विड्रॉ कर लिया था. तो इस क्वेश्चन में एक प्रोमिनेंट इस केस के अंदर एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन क्या उभरता है कि वेदर एन अग्री पर्सन इज एंटाइटल्ड टू एनी रिलीफ अगेंस्ट द फाइनल जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर द डिसमिसल ऑफ अ रिव्यू पिटीशन. इट मीन्स कि अगर किसी अग्री पर्सन का रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाता है, यानी जो उसका रिव्यू पिटीशन है वो फेल हो जाता है, तो क्या उसके पास कोई रेमेडी बचती है जिसके थ्रू वो जस्टिस इंश्योर कर सकता है. सो इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि रिव्यू पिटीशन के खारिज होने के बाद एज पर आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू रिव्यू ऑल इज जजमेंट. उसी आर्टिकल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर भी है कि वो रिव्यू पिटीशन के खारिज होने के बाद भी अपने जजमेंट्स को दोबारा से सुन सकता है, दोबारा से रिव्यू कर सकता है, राइट. तो अब छोटी सी चीज़ हमें यहाँ क्या ध्यान रखनी है कि रिव्यू पिटीशन को फाइल करने के लिए एक टाइम पीरियड होता है, वो है 30 डेज़. जब कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर के बाद अगर आपको उस ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है सो यू कैन फाइल अ रिव्यू पिटीशन विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज़, राइट. और अगर हम क्यूरेटिव पिटीशन की बात करें देयर इज़ नो सच लिमिट टू फाइल अ क्यूरेटिव पिटीशन आफ्टर द फेलियर ऑफ रिव्यू पिटीशन. सो प्लीज़ नोट दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड here. Next, what is curative petition? So as we have just discussed about it, a curative petition may be filed after a review plea against the final conviction is dismissed. It can be entertained in the petitioner establishes that there was a violation of the principle of natural justice and that he was not heard by the court before passing an order. तो सिर्फ उन्हीं केसेस के लिए हम क्यूरेटिव पिटीशन दायर कर सकते हैं जहाँ पे नेचुरल जस्टिस का वॉयलेशन होता है. और ये जो केस है वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दोबारा से पूरा जो केस है वो रीस्टार्ट किया जाएगा, ऐसा नहीं होता. सिर्फ उन्हीं जो डिसीजंस होते हैं, जो उन्हीं ऑर्डर्स होते हैं या फिर कोई केस की सिर्फ उन्हीं पहलू को दोबारा से जांच होती है जहाँ पे नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का वॉयलेशन हो रहा होता है, राइट. So a curative petition is the final and last option for the people to acquire justice as mentioned and promised by the Constitution of the India. Now, what are the constitutional provisions regarding curative petition? So curative petition is not mentioned in the Constitution. So please note this point that curative petition is not mentioned in the Constitution. The concept of curative petition is supported by the Article 137 of the Indian Constitution. What is Article 137? So under Article 137, Supreme Court has power to review its own judgment and its own orders, right? तो आर्टिकल 137 के अंदर क्या है, सुप्रीम कोर्ट अपने सारे जजमेंट्स को, अपने ऑर्डर्स को दोबारा से रिव्यू कर सकता है. So it provides that in the matter of laws and rules made in the Article 145, the Supreme Court has the power to review any judgment, pronounced or order made by it. Such a petition need to be filled within 30 days from the date of judgment or order. So ये बात करें 30 डेज़ के लिए हम क्या करते हैं, रिव्यू पिटीशन जो भी फाइल होता है वो 30 डेज़ के लिए होता है, लेकिन क्यूरेटिव पिटीशन के लिए देयर इज़ नो सच लिमिट given in the Constitution. The main objective of curative petition is to avoid the miscarriage of justice and to prevent the misuse or the abuse of the process. Now, let's see who hears the curative petition. A curative petition must be accompanied by certification by a senior advocate. क्यूरेटिव पिटीशन को दायर करने के लिए आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, वो सर्टिफाई करवाना होता है बाय अ सीनियर एडवोकेट दैट योर केस इन्वॉल्व्स द
वोलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस। जो आपकी केस था जिसमें जो जज का जजमेंट आया था, वो जजमेंट जो है नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को वोलेट कर रहा है, वो सर्टिफाई करवाना पड़ता है आपको सीनियर एडवोकेट से। उसके बाद ही आप इस क्यूरेटिव पिटीशन को फाइल कर सकते हो। अ क्यूरेटिव पिटीशन मस्ट बी फर्स्ट सर्कुलेटेड टू अ बेंच ऑफ द 3 सीनियर मोस्ट जज, जो ये चेक करेंगे कि आपका जो केस है उसके लिए क्यूरेटिव पिटीशन बनता भी है या नहीं, क्यूरेटिव पिटीशन उस पर्टिकुलर केस के लिए फाइल करने का कोई सब्सटेंशियल ग्राउंड है या नहीं, उसको चेक करेंगे। और जब वो सर्टिफाई कर देते हैं, उसके बाद ये जो केस है फिर ट्रांसफ़र किया जाता है। ओनली व्हेन द मेजॉरिटी ऑफ द जज कंक्लूडेड दैट द मैटर नीड्स हियरिंग शुड इट बी लिस्टेड एज फार एज पॉसिबल बिफोर द सेम बेंच। जो सेम बेंच मतलब ये जो बेंच चेक कर रही थी, उसी बेंच के आगे ये केस दोबारा से लाया जाता है। और इस टाइम पे वो जो बेंच है वो अपने साथ उस जज को भी इन्वॉल्व कर सकती है जिस जज के जजमेंट के अगेंस्ट आपने क्यूरेटिव पिटीशन दायर की है। इसके साथ साथ अगर वो चाहे तो किसी सीनियर जज को भी अपने साथ इंक्लूड कर सकते हैं। अ क्यूरेटिव पिटीशन इज यूजुअली डिसाइडेड बाय अ जज इन चैम्बर अनलेस अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट फॉर एन ओपन कोर्ट हियरिंग इज अलाउड। तो जनरली क्या है, क्यूरेटिव पिटीशन को चैम्बर के अंदर ही जो है वो चैम्बर के अंदर ही डिस्कस किया जाता है, जब तक कि उसके लिए ओपन कोर्ट की हियरिंग आपने रिक्वेस्ट ना की हो। ओपन कोर्ट में भी इसको सुन सकते हैं अगर इसके लिए रिक्वेस्ट की जाए तो। नेक्स्ट, इट शैल बी ओपन टू द बेंच एट एनी स्टेज ऑफ कंसिडरेशन ऑफ द क्यूरेटिव पिटीशन टू आस्क अ सीनियर काउंसिल टू असिस्ट इट एज एमिकस क्यूरी, यानी फ्रेंड ऑफ कोर्ट की तरह किसी सीनियर काउंसिल से भी कंसल्ट कर सकते हैं। In the event of the bench holding at any stage that the petition is without any merit and vexatious, it may impose exemplary cost on the petitioner। और अगर किसी भी स्टेज पे जजेस को ये लगता है कि ये जो आपने केस फिल किया है ये ऐसे ही है, इसमें कोई सब्सटेंशियल ग्राउंड नहीं है और बस टाइम वेस्ट हो रहा है, जजेस का कोर्ट का टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उस केस में वो आपके ऊपर फाइन भी लगा सकते हैं कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्यूरेटिव पिटीशन। 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटीशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट। सेकंड, इट कैन बी हर्ड बाय द हाई कोर्ट इन केस ऑफ वोलेशन ऑफ द स्टेट लॉज। एग्जाम्पल क्वेश्चन के स्टेटमेंट आपने रीड कर लिए हैं, नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको इसके आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करने हैं। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। Please share this video with your friends and also subscribe our channel for more such videos. Thank you.